क्या सत्ता सिर्फ चुनाव जीतकर या पैसों के बल पर हासिल की जा सकती है, या फिर इसे पाने का कोई और भी रास्ता है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शानदार कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक इंसान ने सिर्फ अपनी बुद्धि और अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर सत्ता और पैसों की ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बरसों की साधना से उसने ऐसी शक्ति खड़ी कर दी जिसके सामने दुश्मन का विशाल साम्राज्य बौना पड़ गया। और फिर शुरू हुई बुद्धि और सत्ता की जंग। लेकिन इस जंग में आखिरकार जीत किसकी होगी? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज संकल्प की कहानी। बिहार के पटना में गंगा के किनारे एक जगह है। देखने में लगता है कोई पुरानी हवेली है, लेकिन असल में ये एक गुरुकुल है। इस गुरुकुल के गुरु का नाम है कन्हैया लाल। कन्हैया खुद जाकर बेहद प्रतिभाशाली बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाता है और उन्हें पढ़ाता है। इनमें से ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, मेधावी हैं, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में इन बच्चों का कोई उज्जवल भविष्य नजर नहीं आता। दरअसल इनमें से कई बच्चों के माँ बाप ने खुद ही पैसों के बदले अपने बच्चों को कन्हैया के हवाले कर दिया है। कन्हैया इन बच्चों को लाकर उनकी पुरानी पहचान मिटा देता है, नया नाम देता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करवाता है। उसका मकसद साफ है, इन गरीब लेकिन होनहार बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर करियर बनाने का मौका देना। कन्हैया इन सब को अपने सच्चे आदर्शों पर चलना सिखाता है। जब ये बच्चे तैयार हो जाते हैं तो कन्हैया उन्हें दिल्ली भेजता है, अपने ही बनाए चाणक्य कोचिंग सेंटर में। वहाँ ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं और फिर देश की बड़ी बड़ी सरकारी पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। यही वजह है कि आज लगभग हर सरकारी विभाग में कन्हैया के शिष्य मौजूद हैं और वे सब उसे दिल से मानते हैं। इसी वजह से कन्हैया आज काफी ताकतवर इंसान बन चुका है। खासतौर पर बिहार में उससे ज्यादा दबदबा किसी का नहीं। कन्हैया की सोच है कि भ्रष्टाचार से सीधे लड़ने का कोई फायदा नहीं, इसे जड़ से उखाड़ना होगा और इसके लिए जरूरी है कि हर जगह कुछ ईमानदार लोग मौजूद हों जो समाज बदलने की ताकत रखते हों। इसीलिए वो इन मेधावी बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी सोच के मुताबिक तैयार करता है। चाणक्य कोचिंग सेंटर और गुरुकुल की सफलता का डंका चारों तरफ बजता है। लोग मोटी रकम ऑफर करते हैं कन्हैया को, बस अपने बच्चों को गुरुकुल में दाखिला दिलवा दे। लेकिन यहाँ दाखिला पाने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो किस्मत अच्छी हो या फिर जबरदस्त टैलेंट हो। इस गुरुकुल से निकले 3 छात्र कन्हैया के सबसे चहेते हैं। उनमें सबसे खास है आईपीएस अफसर आदित्य, जो बिहार में ही तैनात है। वो बीच बीच में अपनी पत्नी मधु को लेकर कन्हैया से मिलने गुरुकुल आता रहता है। गुरुकुल में ही आदित्य का सबसे करीबी दोस्त डीसीपी पारवीन भी कन्हैया का चहेता शिष्य है, जो दिल्ली में पोस्टेड है। इधर गुरुकुल का ही एक और छात्र वासुदेव पारवीन को पसंद करता है, लेकिन कई साल बीत गए, पारवीन ने न हाँ कहा न ना, और वासुदेव आज भी उसके इंतजार में है। गुरुकुल से पास होकर निकले छात्र बीच बीच में अपने गुरु कन्हैया से मिलने आते रहते हैं, लेकिन साल में एक दिन कन्हैया के जन्मदिन पर हर एक शिष्य यहाँ जरूर आता है। उस दिन गुरुकुल में एक बड़ा कार्यक्रम होता है। गुरुकुल का एक सख्त नियम है, अंदर मीडिया की एंट्री बिल्कुल नहीं, भीतर की कोई भी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। कन्हैया का दाहिना हाथ है शंकर, जिसे सभी शिष्य शंकर मामा कहते हैं, और कन्हैया के सबसे करीबी साथी है सुहासिनी। गुरुकुल के सारे बच्चे सुहासिनी को माँ की तरह मानते हैं और सुहासिनी भी हर बच्चे को अपने बच्चे जैसा प्यार करती है। कन्हैया यहाँ के हर बच्चे को इतनी मोहब्बत से पालता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे अपने असली माँ बाप को भूल जाते हैं। कई बार तो बेचने के बाद माँ बाप वापस लेने आते हैं, लेकिन बच्चे खुद जाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें पता है कि अपने सपने पूरे करने का रास्ता गुरुकुल से ही गुजरता है। इस बार भी गुरुकुल से एक बैच पास होकर चाणक्य कोचिंग सेंटर में दाखिले के लिए दिल्ली रवाना होता है। कन्हैया हर निकलने वाले छात्र से गुरु के प्रति हमेशा वफादार रहने और देश की सेवा करने का संकल्प करवाता है। फिर एक सफेद कागज पर उनके हाथ का निशान लेकर अपने ऑफिस में सहेज कर रखता है। कन्हैया के ऑफिस की दीवारें इन्हीं कागजों और नामों की लिस्ट से भरी पड़ी हैं। इसी दौरान कन्हैया का एक छात्र शशि का दोस्त सत्यवीर आकर कन्हैया का आशीर्वाद लेता है। वो बताता है कि पिछले साल उसने भी चाणक्य कोचिंग सेंटर का एंट्रेंस दिया था, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाया। अब वो दिल्ली की किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है। कन्हैया के भी एक गुरु हैं जो गंगा के उस पार दियारा नाम की जगह पर रहते हैं। वहीं उनकी पाठशाला है जहां वो गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा जबरदस्त टैलेंटेड निकलता है तो वो कन्हैया को खबर करते हैं और कन्हैया जाकर उस बच्चे को अपने साथ ले आता है, हमेशा के लिए। ऐसे ही एक दिन कन्हैया शंकर को लेकर अपने गुरु के पास जाता है। वहां उसे मिलता है एक बेहद मेधावी लड़का मांजन। मांजन के बाप ने उसे पैसे लेकर गुरुकुल के हवाले कर दिया है, लेकिन
उसकी माँ कैरी को इसकी भनक तक नहीं। गंगा के किनारे दियारा के घाट पर काली देवी का मंदिर है, जहाँ सेवादासी के रूप में रहती है लिलोतिया। लिलोतिया किसी वजह से कन्हैया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब उसे पता चलता है कि कन्हैया मांझन को लेने आया है तो वो दौड़कर कैरी को खबर देती है। कैरी भागती हुई पाठशाला पहुंचती है और कहती है कि वो अपने बेटे को नहीं देगी। हंगामा शुरू होता है। कन्हैया उसे समझाता है कि यहाँ रहकर मांझन का कोई अच्छा भविष्य नहीं बनेगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। कुछ और पैसे देकर कैरी को चुप कराकर कन्हैया मांझन को लेकर चल देता है। घाट पर नाव चढ़ते वक्त शंकर देखता है कि लिलोतिया दूर खड़ी उन पर काला जादू कर रही है। जब वे गुरुकुल के घाट के करीब पहुंचते हैं तो अचानक आसमान काला पड़ जाता है, तूफान उठता है और नदी उफान पर आ जाती है। गुरुकुल के सभी लोग घाट पर दौड़े आते हैं और दुआ करने लगते हैं। नदी और ज्यादा उग्र होती है और शंकर, कन्हैया और मांझन तीनों पानी में गिर जाते हैं। ठीक उसी वक्त आदित्य घाट पर पहुंचता है। कन्हैया को डूबते देख वो बिना सोचे नदी में कूद पड़ता है और एक एक करके तीनों को बचाकर किनारे ले आता है। बाल बाल सब बच जाते हैं। खबर सुनकर दिल्ली से पारवीन भी गुरुकुल आ जाता है। हालांकि उसका प्लान कन्हैया के जन्मदिन पर आने का था। शंकर आदित्य को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि कन्हैया आदित्य को थोड़ा ज्यादा चाहता है और इससे शंकर के मन में जलन है। इधर आदित्य के सीनियर डीआईजी रुद्र भी आदित्य की ईमानदारी से चिढ़ते हैं। वो कन्हैया को फोन करके आदित्य की शिकायत भी करते रहते हैं। असल में बिहार में कन्हैया की इतनी धाक है कि कोई उसकी बात टालने की हिम्मत नहीं करता। इधर दिल्ली में मुख्यमंत्री का चुनाव करीब आ रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री प्रशांत और उसका सलाहकार वाकर दोबारा चुनाव जीतने में जुटे हैं। उनकी पार्टी को फंड देने वाला मजुमदार नाम का एक आदमी है, जिसके पक्ष में 12 विधायक हैं। इसी वजह से प्रशांत मजुमदार को नापसंद करते हुए भी उससे रिश्ता बनाए हुए हैं। सच कहें तो ये सब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मजूमदार एक रैली बुलाता है जिसमें प्रशांत को मजबूरन जाना पड़ता है। प्रशांत पार्टी का प्रमुख है, लेकिन तार असल में वाकिर खींचता है। गुरुकुल में बैठकर कन्हैया और सुहासिनी ये रैली न्यूज में देखते हैं। प्रशांत को भाषण देते देख कन्हैया कहता है, प्रशांत अभी भी पहले जैसा बोल लेता है। तो क्या प्रशांत और कन्हैया पहले से एक दूसरे को जानते हैं? शशि और सत्यवीर दिल्ली पहुंचकर जहां रुकने वाले थे वहां सीट नहीं मिलती। दीपू नाम के एक लड़के की मदद से वे किसी और हॉस्टल में निशांत नाम के लड़के के कमरे में ठहरते हैं। निशांत शुरू में काफी चढ़ता है, लेकिन बाद में कहता है 4 दिन रह लो, उसके बाद निकल जाना। शशि चाणक्य कोचिंग सेंटर जाकर सरला मैम से मिलता है। सरला उसे बताती है कि जल्दी ही उसके रहने का इंतजाम हो जाएगा। इस कोचिंग में कई लोग एंट्रेंस टेस्ट देकर एडमिशन लेते हैं, लेकिन गुरुकुल से आए छात्रों को ज्यादा तरजीह मिलती है। इधर अपनी रैली से लौटते हुए प्रशांत और वाकिर की गाड़ी को रास्ते में पुलिस चेकिंग में रोका जाता है। चेकिंग की जिम्मेदारी कन्हैया के शिष्य वासुदेव के पास थी। वासुदेव प्रशांत की गाड़ी भी रोककर चेक करने लगता है। प्रशांत भड़क उठता है। चुनाव सामने है और सीएम की गाड़ी रोकना उसकी इमेज खराब करता है, लेकिन वासुदेव साफ कहता है, ड्यूटी सबके लिए एक है, किसी की गाड़ी का नंबर देखने की जरूरत नहीं। चेक करके कुछ न मिलने पर वासुदेव गाड़ी छोड़ देता है। बाद में वो कन्हैया को फोन करके बताता है कि मुख्यमंत्री को पहली खुराक दे दी गई है, अगली हिदायत का इंतजार रहेगा। असल में ये पूरा नाटक कन्हैया ने ही करवाया था। वासुदेव के जरिए प्रशांत को अपमानित करवाना उसी की चाल थी, लेकिन आखिर क्यों? इधर चाणक्य कोचिंग सेंटर के बाहर सत्यवीर की नजर पड़ती है जयंती नाम की एक लड़की पर, जो कुछ छात्रों को अगले दिन के किसी प्रोग्राम के बारे में बता रही थी। सत्यवीर उसे ऑनलाइन से पहले से जानता है। जयंती का एक ब्लॉग है जहां वो सीएम प्रशांत और उसकी पार्टी के भ्रष्टाचार पर वीडियो और लेख पोस्ट करती है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है उसके। सत्यवीर जयंती के इस जज्बे से पहले से काफी प्रभावित है। वो उसे मन ही मन अपना गुरु मानता है। अगले दिन का प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। प्रशांत ने वहीं पढ़ाई की थी और छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा था। वाकर से उसकी दोस्ती भी तभी से है। अब प्रशांत का बेटा अभिमन्यु इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और छात्र संघ का अध्यक्ष है। प्रशांत अपने चुनावी अभियान की शुरुआत यहीं से करना चाहता था। जब प्रशांत स्टेज पर भाषण दे रहा था, तभी जयंती बीच में बोल उठती है, पिछले चुनाव में भी आपने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ करने का वादा किया था, किया क्या? प्रशांत और वाकर उसे अलग से बात करने का ऑफर देते हैं, लेकिन जयंती मानती नहीं। वो एक एक करके प्रशांत के सत्ता में रहते हुए किए कुकर्म गिनाने लगती है। अभिमन्यु गुस्से में आकर जयंती को गाली देता है। गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और ये सब रिपोर्टर्स के कैमरे में कैद होता रहता है। जब गार्ड जयंती पर हाथ उठाते हैं तो सत्यवीर भड़क उठता है। वो गार्ड और जयंती के बीच आ जाता है और उनसे भिड़ जाता है।
हंगामे के बाद जब दोनों बाहर आते हैं तो जयंती शुक्रिया कहने के बजाय सत्यवीर पर भड़क जाती है। मैं तो चाहती ही थी कि ये लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करें और वो रिकॉर्ड हो जाए। तुम बीच में आ गए तो ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। सत्यवीर माफी मांगता है। घर लौटकर प्रशांत अभिमन्यु पर बरसता है। एक रैली भी ढंग से मैनेज नहीं कर सका और उसकी पिटाई करने लगता है। वाकर आकर लोकता है। इधर जयंती पर हमले का वीडियो वायरल हो जाता है। अभिमन्यु की गाली वाला वीडियो अलग से फैलता है। प्रशांत और वाकर जयंती पर केस करके उसका पेज बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन जयंती के पक्ष में सबसे अच्छा वकील लड़ता है और वो केस जीत भी जाती है। प्रशांत पूछता है जयंती को फंड कौन दे रहा है। वाकर का सेक्रेटरी निराज बताता है पटना की एक एनजीओ सुहासिनी जयदीप एनजीओ और इसका मालिक है कन्हैया। ये सुनकर वाकर और प्रशांत दोनों समझ जाते हैं। वो भी किसी तरह कन्हैया को जानते हैं, लेकिन कैसे। इधर कन्हैया का जन्मदिन आ जाता है। गुरुकुल से निकले सभी शिष्य आते हैं। सब किसी न किसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर हैं। गुरुकुल के अंदर मीडिया बैन है, इसलिए पत्रकार गेट के बाहर से ही कवर करते हैं। लेकिन एक पत्रकार तारकेश्वर, जिसे वाकर के सेक्रेटरी निराज ने गुरुकुल पर नजर रखने के लिए लगाया है, भीड़ में घुसकर अंदर जाता है और छिपकर एक कैमरा सेट कराता है। उस रात कार्यक्रम में एक भयानक हादसा होता है। डीआईजी रुद्र और शंकर दोनों मन ही मन आदित्य से चिढ़ते हैं। उस रात आदित्य और शंकर में बहस होती है। एक कमरे में अकेले होने पर शंकर अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। रुद्र ये देखकर कन्हैया को बुलाने जाता है। जब कन्हैया पहुंचता है तब तक आदित्य ने शंकर से पिस्तौल छीन ली होती है। कन्हैया आदित्य के हाथ से पिस्तौल लेने की कोशिश करता है और हादसे से कन्हैया के पेट में गोली लग जाती है। शंकर और रुद्र पहले आदित्य को एक कमरे में बंद करते हैं, फिर जल्दी जल्दी पार्टी कैंसिल करके सबको भेज देते हैं। कन्हैया का एक शिष्य बड़ा सर्जन है। उसे अंदर बुलाकर गुरुकुल में ही कन्हैया का ऑपरेशन होता है। खुदा का शुक्र है कन्हैया बच जाता है। तारकेश्वर के कैमरे में कुछ बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अचानक पार्टी रुकना, सबका जल्दी जल्दी निकलना, एक मशहूर सर्जन को अंदर ले जाना और गोली जैसी आवाज। वो मोटी रकम लेकर ये फुटेज निराज को बेच देता है और वादा करता है कि और जानकारी जुटाएगा। अगली सुबह कन्हैया को होश आता है। आदित्य माफी मांगने आता है और कहता है जो कहोगे वो करूंगा। तब कन्हैया गुरु दक्षिणा मांगता है, नौकरी छोड़ दो। कन्हैया कहता है कि कल रात जो बेवकूफी आदित्य ने की वो आगे भी दोहरा सकता है, ये काम करने की योग्यता उसमें नहीं। लेकिन आदित्य नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं। बचपन से उसने इसी दिन का सपना देखा है। इस सपने को वो नहीं छोड़ सकता। आदित्य के मना करने पर कन्हैया बीमार हालत में भी उठता है, श्राद्ध करता है। दीवार की अलमारी के 107 नंबर खाने में रखा आदित्य का संकल्प का कागज निकालकर जला देता है और उसकी राख पिंडदान के लिए रख लेता है। फिर कह देता है आज से तू मेरे लिए मर चुका है। नौकरी बचाने की कीमत आदित्य को अपने गुरु को खोकर चुकानी पड़ती है। गुरु को खोकर आदित्य पूरी तरह टूट जाता है। पारवीन कन्हैया के पास जाकर आदित्य को माफ करने की गुजारिश करता है, लेकिन कन्हैया साफ कहता है आदित्य मेरे लिए मर चुका है, मरे हुए इंसान की चिंता किसे। निराश होकर पारवीन लौटता है। आदित्य गुरुकुल छोड़कर घर लौटता है, लेकिन किसी चीज में मन नहीं लगता। पत्नी मधु समझाती है कि गुस्सा उतरेगा तो कन्हैया माफ कर देगा, लेकिन आदित्य को चैन नहीं मिलता। एक सुबह वो ड्यूटी पर जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होता है। तभी पारवीन आता है और कहता है कुछ दिन छुट्टी ले लो, आराम करो। लेकिन आदित्य कहता है जिस काम के लिए सब कुछ खोया उसी काम से छुट्टी क्यों। पारवीन उसे एक कैफे ले जाता है और वहां उसे सस्पेंशन का नोटिस देता है। बताता है कि मधु के सामने इसलिए नहीं दिया। पारवीन समझाता है कि बिहार में कन्हैया से टक्कर लेकर आदित्य टिक नहीं पाएगा, इसलिए कुछ दिन बाद कहीं और ट्रांसफर ले ले। वो खुद दिल्ली में आदित्य के लिए कुछ जुगाड़ करेगा। पारवीन कन्हैया का बहुत एहसानमंद है। पारवीन का बाप एक बुरा इंसान था। उसने पारवीन को बेचने की कोशिश भी की थी। कन्हैया ने पारवीन को वहां से निकालकर एक नई जिंदगी दी, पढ़ाया लिखाया, सपने पूरे करने का मौका दिया। जहां उसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी वहां वो आज इज्जत से जी रहा है। इधर तारकेश्वर गुरुकुल में उस रात आखिर क्या हुआ इसका राज खोलने में लगा है। गुरुकुल के बाहर पहरा देता है और जब गुरुकुल से कचरे का ट्रक निकलता है तो उसका पीछा करता है। कचरा फेंकने की जगह पर वो ऑपरेशन का सामान और खून से सने कपड़े पाता है। सबकी तस्वीरें खींच लेता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई बुरी तरह जख्मी या मारा गया है। ये सारी जानकारी वो निराज को भेज देता है। निराज वाकर को बताता है और ये भी बताता है कि उस रात के बाद कन्हैया के सबसे चहेते शिष्य आदित्य को सस्पेंड कर दिया गया है, जो बिना कन्हैया की मर्जी के हो ही नहीं सकता। वाकर आदित्य पर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा देता है। तारकेश्वर और जानकारी जुटाने के लिए
गुरुकुल के बाहर चाय की दुकान पर बैठता रहता है। एक दिन देखता है कि गुरुकुल में सोलर पैनल लगाने वाले मजदूर आए हैं, लेकिन कुछ स्टाफ नहीं पहुंचा। तारकेश्वर मदद के बहाने अंदर घुस जाता है। सुहासिनी पूछती है तो वो बताता है, मेरे चाचा का भी सोलर पैनल का बिजनेस है, चाहे तो डिस्काउंट में लगवा दूंगा। सुहासिनी मान जाती है और इस तरह तारकेश्वर को गुरुकुल में आने जाने का रास्ता मिल जाता है। इधर आदित्य की पत्नी मधु प्रेग्नेंट है। वो ये खुशखबरी कन्हैया को देने गुरुकुल जाती है। कन्हैया मधु को अपनी बेटी जैसा मानता है। मधु कन्हैया से आदित्य को माफ करने की गुजारिश करती है, लेकिन कन्हैया कहता है माफ नहीं कर सकता, लेकिन तू जब चाहे गुरुकुल आ सकती है। तेरे बच्चे के आने पर यहाँ रस्म भी रखूंगा। इधर पारवीन को एक केस मिलता है। 2 चोरों ने बिना चेहरा छिपाए एटीएम बूथ से पैसे चुराए हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहे हैं। पारवीन अपनी टीम को उन्हें ढूंढने का हुक्म देता है। यही मामला आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेता है। प्रशांत की यूनिवर्सिटी रैली तो फ्लॉप हो चुकी थी। अब वो दूसरी रैली बस्ती में रखता है, फ्री बिजली और पानी देने का वादा करके। बस्ती में भारी तादाद में वोटर रहते हैं, इसलिए प्रशांत का निशाना उन्हें खुश करना है। लेकिन मुख्यमंत्री होकर घोषणा करने के बावजूद बस्ती में मुफ्त बिजली तो नहीं मिलती, उल्टा बिल कई हजार रुपए आने लगता है। बस्ती वाले आंदोलन शुरू कर देते हैं। ये बस्तियां मजूमदार के इलाके में थीं। वो भी दबाव में आ जाता है और वाकर को धमकी देता है, जल्दी पैसे दो और समस्या सुलझाओ वरना पार्टी छोड़ दूंगा। वाकर जानता है मजूमदार के बिना पार्टी नहीं चलेगी। बिजली विभाग के प्रमुख अजय को बुलाया जाता है। अजय साफ कहता है, अभी ये समस्या सुलझाना मुमकिन नहीं, विभाग के पास फंड कम है, बिजली मुफ्त दी भी तो बाद में भरना पड़ेगा। वाकर गुस्से में अजय को सस्पेंड कर देता है, लेकिन अजय बिल्कुल नाखुश नहीं होता, उल्टा वाकर को गुड लक बोलकर हंसता हुआ निकल जाता है। प्रशांत और वाकर समझ जाते हैं ये काम कन्हैया ने करवाया है। अजय भी कन्हैया का शिष्य है। कन्हैया चाहता है प्रशांत का चुनावी अभियान बर्बाद हो, लेकिन क्यों? दरअसल कन्हैया ने अजय से कहा था कि बस्ती वालों को तकलीफ ना हो, बच्चों की पढ़ाई के वक्त बिजली रहे। अजय को निकाल भी दो तो क्या, बिजली विभाग में कन्हैया के और भी शिष्य काम करते हैं। पारवीन की टीम एटीएम चोरी करने वालों को पकड़ लेती है और पैसा भी बरामद कर लेती है। चुनाव के लिए पैसे जुटाने का वाकर ने एक अनोखा तरीका निकाला है। हमारा नाम के बैंक से एटीएम बूथों तक पैसे पहुंचाने का काम करती है ट्रांस लाइफ नाम की एजेंसी। वाकर ने मूसा नाम के एक गैंगस्टर को लगाया है बैंक का पैसा चोरी करवाने के लिए। मूसा ने कस्तूरी नाम के एक लड़के को भर्ती किया है जो इस एजेंसी का ड्राइवर है। एजेंसी की तरफ से पैसों की जिम्मेदारी धनंजय की है। मूसा के लोगों ने धनंजय की बेटी को किडनैप कर लिया है। कस्तूरी धनंजय को ब्लैकमेल करके एटीएम बूथों में नकली नोट रखवाता है और असली नोट मूसा के पास ले आता है। मूसा एक पुराने गोदाम में ये पैसा इकट्ठा करता रहता है वाकर को देने के लिए। पारवीन बरामद पैसे बैंक मैनेजर को वापस करने बुलाता है, लेकिन गिनती में पता चलता है कि सारा पैसा नकली है। मैनेजर बताता है कि पहले भी नकली नोटों की शिकायत आई थी, लेकिन गंभीरता से नहीं ली गई। एक पूरे बूथ का सारा पैसा नकली। मामला सीधे किसी बड़े गिरोह की ओर इशारा करता है। हो सकता है ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अंदर से ही गड़बड़ हो रही हो। गुरुकुल में सरस्वती पूजा की तैयारी चल रही है। कन्हैया ने मांझन का नया नाम रखा है अमर। एक दिन मांझन की माँ कैरी चुपके से गुरुकुल आकर दूर से अपने बेटे को देखती है, लेकिन कन्हैया देख लेता है और शंकर से उसे भगवा देता है। ये सब कैमरे में दिखता है वाकर और प्रशांत को। वो कैरी के जरिए चिल्ड्रन राइट्स एजेंसी में शिकायत दर्ज करवाते हैं। पूजा के दिन चिल्ड्रन राइट्स एजेंसी के लोग और आदित्य मीडिया को साथ लेकर पहली बार गुरुकुल में घुसते हैं। कैरी कन्हैया से पूछती है, मेरा बेटा मांझन कहाँ है? कन्हैया कहता है, यहाँ कोई मांझन नाम का बच्चा नहीं पढ़ता, चाहो तो ढूंढ लो। कैरी और आदित्य मांझन को एक ड्रम के अंदर छिपा हुआ पाते हैं, लेकिन मीडिया के सामने मांझन खुद कह देता है, मैं इसे नहीं जानता, मेरा नाम मांझन नहीं अमर है, कन्हैया ही मेरे पिता हैं। कन्हैया बताता है कि कैरी का बेटा नदी में डूबकर मर चुका है। कैरी मानसिक रूप से बीमार है और बार बार आकर अपने बेटे को ढूंढती है। मांझन के इनकार से केस बंद हो जाता है। आदित्य सीधे कन्हैया से कह देता है, अब मैं सिर्फ नफरत करता हूँ आपसे, बहुत इज्जत की थी, लेकिन अब आप उस इज्जत के काबिल नहीं रहे। इस तरह जनता के सामने आदित्य और कन्हैया का रिश्ता खत्म हो जाता है। जाते वक्त कन्हैया आदित्य से कहता है, मुझे पता है ये सब तार दिल्ली से खींचे जा रहे हैं। ये सब वीडियो में देखकर प्रशांत और वाकर समझ जाते हैं उनकी चाल नाकाम हो गई। तो आखिर कन्हैया से इनकी दुश्मनी की जड़ क्या है? 30 साल पहले कन्हैया, प्रशांत और वाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। प्रशांत छात्र संघ का अध्यक्ष था, वाकर पार्टी का। कन्हैया बिहार से पढ़ने आया था और पार्टी की राजनीति में शामिल हो गया। जब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर
चांसलर ने भ्रष्टाचार शुरू किया तो कन्हैया ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। धीरे धीरे वो प्रशांत और वाकर से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया, जिससे प्रशांत जलने लगा। आंदोलन तेज होने पर वाइस चांसलर ने पुलिस बुला ली और कन्हैया, प्रशांत व वाकर को बातचीत के लिए बुलाया। कन्हैया ने वाइस चांसलर पर हाथ उठाकर उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। फिर जब कन्हैया ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहा तो वाकर ने उसका नामांकन ही स्वीकार नहीं किया। स्टेज पर सिर्फ प्रशांत का नाम लिया और कन्हैया को स्टेज से उतरवा दिया। बाहर निकलते ही पुलिस ने कन्हैया को वाइस चांसलर पर हाथ उठाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कन्हैया की दोस्त सुहासिनी और उसका पति जयदीप भी थाने पहुंचे। वहां कन्हैया ने कहा, सबूत कहाँ है कि मैंने हाथ उठाया। तभी गवाह के तौर पर आ गए प्रशांत और वाकर। दरअसल वे कन्हैया की बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे पार्टी से निकालने के लिए ये चाल चली। जयदीप ने कन्हैया से नामांकन पत्र पर दस्तखत करवाए। सिर्फ 1 घंटा बचा था जमा करने में। जयदीप और सुहासिनी बाइक पर निकले, लेकिन रास्ते में वाकर के भेजे लोगों ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जयदीप की मौत हो गई। बाद में कोर्ट में वाकर और प्रशांत ने कन्हैया के खिलाफ चार्ज वापस ले लिया। फिर वाकर ने कन्हैया की जेब में पटना का टिकट डालकर कहा, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, दिल्ली में तुम्हारी कोई जगह नहीं। कन्हैया उसी अपमान का, उसी दर्द का बदला ले रहा है। उसने और सुहासिनी ने मिलकर 30 साल तक गुरुकुल का साम्राज्य खड़ा किया। हर सरकारी विभाग में अपने लोग बिठाए। अब उसी ताकत का इस्तेमाल करके कन्हैया प्रशांत को नीचे खींचने में लगा है। जहां प्रशांत और वाकर सत्ता बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं कन्हैया ने उनके चारों तरफ चुपचाप जाल बिछा दिया है। इतने साल बाद आकर वाकर को ये बात समझ में आती है। इधर अपने बेटे को खोकर कैरी गंगा में कूदकर जान दे देती है। इस घटना के बाद वाकर और प्रशांत आदित्य से पूछते हैं, क्या तुमने जानबूझकर कन्हैया को छूट दी, इसीलिए चिल्ड्रन राइट्स का केस ढंग से नहीं किया? आदित्य कहता है, मेरा कन्हैया से अब कोई रिश्ता नहीं है, उसने खुद ही तोड़ दिया, मेरा श्राद्ध तक कर दिया। ये सुनकर वाकर आदित्य को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। फिर आदित्य और कन्हैया के रिश्ते में और दरार डालने के लिए वाकर नई चाल चलता है। आदित्य दिल्ली में अकेला रहता है और मधु प्रेग्नेंट होने की वजह से बिहार में अपने माँ बाप के साथ है। वाकर अपने आदमी मूसा से मधु के घर पर रात को हमला करवाता है। डरी हुई मधु आदित्य को फोन करती है और शक जाहिर करती है कि शायद कन्हैया के लोगों ने किया है, क्योंकि आदित्य गुरुकुल में पुलिस लेकर गया था। आदित्य बिहार में अपने जानने वाले पुलिस अफसरों को फोन करता है, लेकिन सब कहते हैं कन्हैया के खिलाफ जाकर मदद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वासुदेव भी मना कर देता है। तब आदित्य वाकर को मैसेज करता है कि वो अर्जेंट बिहार जा रहा है। वाकर तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। फौरन कॉल करके आदित्य को यकीन दिलाता है कि वो मधु की सुरक्षा का इंतजाम करेगा। मिलिट्री के जवान मधु के घर तैनात कर देता है। इससे आदित्य का भरोसा वाकर पर और बढ़ जाता है। फिर वाकर आदित्य से अपनी पार्टी के सभी विधायकों की इंटेलिजेंस लिस्ट मांगता है। अगली सुबह डीआईजी रुद्र कन्हैया को बताता है कि रात मधु के घर पर हमला हुआ। कन्हैया पूछता है, इतनी देर से क्यों बताया? रुद्र कहता है, मुझे लगा आपने ही करवाया है। जब कन्हैया को पता चलता है कि दिल्ली से मधु के घर पर सिक्योरिटी लगाई गई है, तो वो वाकर की पूरी चाल समझ जाता है। वो रुद्र से कहता है, उस सिक्योरिटी टीम में से चुपचाप 3 लोग भेजो मेरे पास, 2 पुरुष 1 महिला। असल में ये पूरा खेल कन्हैया ही खेल रहा है। आदित्य को गुरुकुल से निकालना उसकी रणनीति का हिस्सा था, प्रशांत और वाकर पर नजर रखने के लिए। आदित्य अपने दूसरे फोन से कन्हैया को कॉल करके मधु के घर पर हमले की बात बताता है। कन्हैया कहता है, चिंता मत कर, सिक्योरिटी में मेरे लोग हैं, वो मधु को सब समझा देंगे। इधर पारवीन नकली नोटों की जांच में पता लगाता है कि सतनाम ट्रांसपोर्ट के लोग इसमें शामिल हैं। पारवीन अपने आदमी एजेंसी के बाहर तैनात करता है। सतनाम को पता चलता है कि पुलिस आई थी। वो भागने लगता है। पुलिस पीछा करती है। सतनाम डरकर मूसा को फोन करता है। मूसा उसे शाम को गोदाम में बुलाता है। सतनाम एक बार में छिप जाता है। पारवीन आदित्य से मदद मांगता है। बार में जाने पर शायद खुद को रोक न पाए, क्योंकि पहले उसे शराब की लत थी। दोनों साथ जाकर सतनाम पर नजर रखते हैं। सतनाम गोदाम पहुंचकर मूसा से कहता है, पुलिस मेरे तक पहुंच गई है, मुझे छोड़ दो। इसी बीच कस्तूरी देखता है कि पुलिस की गाड़ी आ रही है। सब मान लेते हैं कि सतनाम ने पुलिस बुलाई। सब भागते हैं और कस्तूरी सतनाम का गला काटकर भाग जाता है। आदित्य और पारवीन पहुंचकर सतनाम की लाश बरामद करते हैं। एटीएम की मामूली चोरी का केस अब एक जटिल हत्या के मामले में बदल रहा है। वाकर गोदाम में जाकर पैसे चेक करता है। आखिरी डिलीवरी का बक्सा गायब है। ये बक्सा कन्हैया ने चुपके से हथिया लिया है। कन्हैया ने ट्रांस लाइफ एजेंसी से पैसे लोड करने वालों की जानकारी निकाली, धनंजय और सुनील कुमार। धनंजय का घर खाली मिलता है। पड़ोसियों को बताया कि वो परिवार समेत कहीं चला गया। पारवीन सुनील कुमार के घर
जाता है। दरवाजा खोलता है कस्तूरी सुनील बनकर। कुछ पूछताछ के बाद कस्तूरी विक्टिम बनकर रोने लगता है। बताता है कि मूसा नाम के आदमी ने उसकी बेटी परी को किडनैप करके एक गोदाम में बंद कर रखा है, वही गोदाम जहां चोरी का पैसा जमा है। मूसा वाकर के लिए काम करता है। पारवीन समझ जाता है केचुआ खोदने गया था, सांप निकल आया। ये मामूली चोरी नहीं, हाई प्रोफाइल केस बनने जा रहा है। पारवीन आदित्य को फोन करता है। उधर आदित्य प्रशांत के ऑफिस में चुपके से माइक्रोफोन लगा रहा था। कुछ देर बाद प्रशांत और वाकर आते हैं। आदित्य बताता है मेरे एक दोस्त को नकली नोटों के केस में पता चला है कि सीएम के चुनावी कैंपेन का मूसा नाम का आदमी इसमें शामिल है। प्रशांत चौंक जाता है। आदित्य कहता है खुद को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जिसने बताया वो बहुत अच्छा ऑफिसर है। प्रशांत को नहीं पता था कि वाकर बैंक का पैसा चुराकर नकली नोट बदलकर चुनावी फंड जुटा रहा है। वो वाकर से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। वाकर कहता है बाद में बताएगा और मूसा को फोन करके फौरन गोदाम खाली करने कहता है। पारवीन पुलिस फोर्स लेकर गोदाम पहुंचता है। तब तक ट्रक में पैसे लोड हो चुके हैं। गोलीबारी शुरू होती है। कस्तूरी पारवीन से कहता है कुछ देर कवर दो, मैं अपने बेटी को निकाल लाता हूँ। पारवीन मान जाता है, लेकिन कस्तूरी मूसा का ही आदमी है। उसे देखकर मूसा के लोग गोलीबारी धीमी कर देते हैं। कस्तूरी सीधा पैसों वाले ट्रक में जाता है, मूसा के भाई को मारता है और परी व पैसे लेकर सबकी आंखों के सामने से ट्रक लेकर भाग निकलता है। कस्तूरी ने पुलिस को भी बेवकूफ बनाया और मूसा को भी, लेकिन क्यों? दिल्ली से बाहर निकलने के सभी रास्तों पर पुलिस चेकिंग बैठा दी जाती है। न्यूज में चलता है कि एक अपराधी ने पैसों के ट्रक के साथ एक बच्ची को भी अगवा किया है। इधर वाकर मूसा पर भड़कता है, इतने दिनों का जमा पैसा गया। मूसा कहता है कस्तूरी ने उसके भाई को मारकर सब लूट लिया। वो मौका मांगता है पैसे वापस लाने का। कस्तूरी चारों तरफ पुलिस देखकर दिल्ली के आखिरी छोर पर एक बस्ती में ट्रक छिपा देता है और परी के साथ वहीं रहने लगता है। किडनैप करके लाया है, फिर भी परी की देखभाल करने की कोशिश करता है। पारवीन सुनील कुमार के घर फिर पुलिस भेजता है। वहां सुनील की लाश मिलती है जिसे कस्तूरी ने मारा था। पारवीन बेकरार है। पैसे से ज्यादा अब उसे परी को बचाना जरूरी लगता है। उसने मीडिया या किसी के सामने ये जाहिर नहीं किया कि केंद्र सरकार के लोग इस मामले में शामिल हैं, लेकिन बिना ऊपर से इजाजत लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने पर उसका सीनियर नाराज हो जाता है और केस उससे लेकर विनय नाम के अफसर को दे देता है। पारवीन बहुत गुजारिश करता है, लेकिन सीनियर नहीं मानता। पारवीन की पुरानी शराब की लत को लेकर उसे शक है कि पारवीन अभी इतना स्टेबल नहीं। केस छिनने से पारवीन डिप्रेशन में चला जाता है। सब कुछ खोकर वो कन्हैया को फोन करता है। कन्हैया सब सुनकर उसे गुरुकुल आने को कहता है। इधर आदित्य की चालों से प्रशांत को लगता है कि वाकर उसे बाईपास करके अपनी मर्जी से कैंडिडेट लिस्ट बनाएगा। गुस्से में प्रशांत बिना किसी की मंजूरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के लिए। वाकर प्रशांत की पत्नी को फोन करके रोकने कहता है, लेकिन वो कहती है एक बार ठान लिया तो करके रहेगा। प्रशांत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिस्ट का ऐलान करने वाला है, ठीक उसी वक्त आदित्य बगल की बिल्डिंग की छत से गोली चलाता है। जानबूझकर निशाना चूकता है ताकि गोली लगे नहीं। मकसद है प्रशांत को ये यकीन दिलाना कि वाकर ने कैंडिडेट लिस्ट रोकने के लिए ऐसा किया। अस्पताल में वाकर प्रशांत से मिलने जाता है, लेकिन गार्ड अंदर नहीं जाने देते। प्रशांत ने मना किया है। आदित्य को अंदर जाने दिया जाता है। प्रशांत को शक है क्योंकि उसके एक आदमी ने वाकर को फोन पर कहते सुना था प्रशांत को हर हाल में रोकना होगा। कन्हैया वाकर को फंसाने का काम पूरा करता है। जो नकली नोटों का बक्सा मूसा से चुराया था वो कुरियर से वाकर के घर भिजवा देता है। वासुदेव तैयार बैठा था। रेड करता है। नकली नोट बरामद होते हैं और वाकर गिरफ्तार हो जाता है। प्रशांत से मदद मांगने पर प्रशांत फोन तक नहीं उठाता। पुलिस जब प्रशांत को बताती है तो वो साफ कहता है कानून के मुताबिक सजा दो। वाकर जेल भेजा जाता है। इतने साल की दोस्ती पल भर में खाक हो जाती है। वासुदेव वाकर को ठीक वैसे ही गाँव का ट्रेन टिकट थमाता है जैसे 30 साल पहले वाकर ने कन्हैया को पटना का टिकट थमाया था। वाकर को अब सब साफ समझ आ जाता है। ये सब कन्हैया की चाल है। अगली सुबह कस्तूरी पारवीन को फोन करता है। पुलिस की मदद के बिना मैं दिल्ली से बाहर नहीं निकल सकता। तुम मुझे ट्रक लेकर बाहर निकलने दो, बदले में परी को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। पारवीन का नंबर ट्रेस नहीं हो पाता। विदेशी नंबर से कॉल है। केस छिन चुका है। किसी से मदद मांगने का रास्ता नहीं। पारवीन मजबूरन मान जाता है। कस्तूरी की शर्त पर पारवीन खुद ट्रक समेत उसे दिल्ली की बॉर्डर पार करवा देता है। बदले में कस्तूरी एक मोबाइल देता है जिसमें परी के पास वाले फोन का नंबर है। उस नंबर को ट्रेस करके परी को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन पारवीन अपने सीनियर की चेतावनी के बावजूद कस्तूरी का पीछा करता है। कस्तूरी रियर व्यू मिरर में पारवीन को देखकर रास्ता बदलकर एक सुनसान जंगल में चला जाता है। पारवीन ट्रक के सामने गाड़ी रोककर पिस्तौल ताने कस्तूरी को उतरने कहता है।
लेकिन कस्तूरी उतरते वक्त छिपाकर एक लोहे की रॉड ले आता है और जोर से पारवीन के सिर पर मारता है। फिर जख्मी पारवीन को उस सुनसान जगह छोड़कर ट्रक लेकर चला जाता है। वासुदेव को नहीं पता था कि कन्हैया ने आदित्य को भी अपने मिशन में शामिल रखा है। जब पता चलता है तो वो कैफे में आदित्य से मिलता है। बातों बातों में दोनों को पता चलता है कि दोनों का पारवीन से झगड़ा हो चुका है। दोनों पारवीन को मैसेज करते हैं, डिलीवर नहीं होता, फोन भी बंद बता रहा है। पुलिस पारवीन की लाश बरामद करती है। कन्हैया की अपनी चालों का पहला नुकसान कन्हैया को ही भुगतना पड़ता है। वासुदेव टूट जाता है। आखिरी बार पारवीन से झगड़ा हुआ था, अब माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला। कन्हैया वासुदेव से कहता है, आदित्य को गुरुकुल माता ने देना पारवीन की अंतिम विदाई में, वरना सारा खेल खुल जाएगा। पूरे गुरुकुल पर शोक छा जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कस्तूरी जिसने पारवीन को मारा वो और कोई नहीं, कन्हैया का ही शिष्य है। कन्हैया ने ही उसे ये काम सौंपा था। पैसों का ट्रक भी कन्हैया के लिए ही चुराया गया था। कस्तूरी की कहानी अलग है। वो गंगा के उस पार दियारा की लिलोतिया का बेटा है। बचपन में चुपके से गुरुकुल में आकर कन्हैया को देखता था। बाहर घाट पर जब कन्हैया पढ़ाता तो दूर बैठकर सुनता। धीरे धीरे कन्हैया का भक्त बन गया और एक दिन अपनी माँ को छोड़कर चला आया। इसीलिए लिलोतिया कन्हैया से नफरत करती है। कस्तूरी के लिए कन्हैया भगवान है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पारवीन को मारना कस्तूरी की मजबूरी थी। अगर पारवीन उसे पकड़ लेता तो पैसों की चोरी में कन्हैया का हाथ सामने आ जाता। ताकर ट्रक लेकर गुरुकुल पहुंचते ही कस्तूरी कन्हैया से माफी मांगता है। कन्हैया उसे गुप्त कमरे में ले जाकर पीटता है। कस्तूरी सर झुकाकर सहता है और कहता है, आपकी इज्जत के लिए अगर और भी खून करना पड़े करूंगा। कन्हैया उसे कुछ दिन छिपे रहने कहता है। कस्तूरी दियारा जाकर अपनी माँ लिलोतिया के पास रहता है। तारकेश्वर सीसीटीवी फुटेज में कस्तूरी को शंकर के साथ देखता है और निराज को बता देता है। निराज को कन्हैया को फंसाने का नया रास्ता मिल जाता है। तारकेश्वर अब इस काम से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन निराज की धमकियों से मजबूर है। निराज मूसा को लेकर तारकेश्वर के साथ दियारा भेजता है कस्तूरी को ढूंढने। कन्हैया के लोग मूसा को भगा देते हैं। दियारा से कस्तूरी को ले जाना मुमकिन नहीं। कस्तूरी का आदित्य से भी एक पुराना रिश्ता है। आदित्य का असली नाम गुंजन था। उसके बाप ने उसे कन्हैया को बेच दिया था। बाद में पछतावा होने पर बार बार गुरुकुल आकर वापस लेने की कोशिश करता, लेकिन न कन्हैया देता न आदित्य जाता। कस्तूरी ने एक दिन थाने में देखा कि आदित्य का बाप कन्हैया के खिलाफ केस कर रहा है। फिर एक दिन गंगा किनारे अकेले बैठे आदित्य के बाप को कस्तूरी ने मार डाला। कन्हैया का नुकसान करने की कोशिश करोगे तो नहीं छोड़ूंगा। शंकर ने ये देखा और कन्हैया को बुलाया। तब पहली बार कन्हैया और कस्तूरी आमने सामने आए। शंकर ने लाश नदी किनारे गाड़ दी। 6 महीने बाद शंकर ने खुद थाने में आदित्य के बाप के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। यही रिपोर्ट बाद में निराज के हाथ लगती है और इसी के जरिए वाकर और निराज आदित्य व कन्हैया के रिश्ते में दरार डालने का प्लान बनाते हैं। इधर कन्हैया अपनी अगली चाल चलता है। मजूमदार और प्रशांत के विरोधी दल के नेता मातवाला को गुरुकुल बुलाता है। दोनों दुश्मन थे, लेकिन कन्हैया उन्हें मिला देता है। आधा कार्यकाल मजूमदार सीएम, आधा मातवाला। मजूमदार पूछता है, पैसा कहां से आएगा? शंकर वाकर से छीने पैसों का बक्सा दिखाता है। डील पक्की। अखबार में खबर छपती है, मजूमदार और मातवाला मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साथ में कन्हैया की तस्वीर। वाकर सोचता है, चलो कन्हैया ने सीधी टक्कर शुरू कर दी। प्रशांत चारों तरफ से घिर चुका है। जयंती ने यूनिवर्सिटी में पंगा लिया, चुनाव का पैसा कन्हैया ने हथिया लिया, मजूमदार ने साथ छोड़ दिया और वाकर जेल में है। प्रशांत का सेक्रेटरी सलाह देता है, वाकर को छुड़ाओ, वही एकमात्र इंसान है जो तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। मजबूरन प्रशांत वाकर को जेल से छुड़वाता है। जेल के बाहर प्रशांत फूलमाला लेकर खड़ा था, लेकिन वाकर बिना कुछ बोले सीधा अपने घर चला जाता है। प्रशांत वहां जाकर माफी मांगता है। इधर मजूमदार और मातवाला संयुक्त चुनावी अभियान शुरू कर देते हैं। कन्हैया खुद सभी कैंडिडेट चुनकर लिस्ट तैयार करता है। पहले मजूमदार और मातवाला आपत्ति करते हैं, लेकिन कन्हैया कहता है, मंजूर नहीं तो ये कैंडिडेट मेरी छत्र छाया में ही लड़ेंगे, तुम दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों मजबूरन मान जाते हैं। वाकर अपना खेल शुरू करता है। आदित्य को बुलाकर उसके बाप के बारे में पूछता है। आदित्य कहता है कि उसे अपने बाप की कोई याद नहीं, बस इतना पता है कि वो लापता हो गया था। वाकर उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाता है। थाने में उसके बाप ने उसे वापस पाने के लिए जो केस किया था। बताता है, तेरा बाप तुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी गलती समझकर वापस लेने आया था, लेकिन कन्हैया ने नहीं दिया। फिर गुरुकुल से दर्ज करवाई गई लापता होने की रिपोर्ट भी दिखाता है। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस गुरु पर अंधा भरोसा था, वो भरोसा पल भर में चूर चूर हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव आता है। अभिमन्यु के भाषण के बीच जयंती बाधा डालती है। तभी सत्यवीर स्टेज पर चढ़कर बोल देता है, नेता बनना है तो जयंती जैसा बनो, वोट जयंती को दो। जयंती सत्यवीर पर भड़कती है। वो खुद
चुनाव नहीं लड़ना चाहती। किसी दल से जुड़ने पर आजादी छिन जाती है। सत्यवीर कहता है, तू नहीं लड़ेगी तो मैं खुद लड़ूंगा, तू बस सपोर्ट कर। कन्हैया का आदमी दादन ये सब देखता है और सत्यवीर की परीक्षा लेता है। फिर गुरुकुल जाकर कन्हैया को बताता है, सत्यवीर में दम है, उसे सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ सुहासिनी और जयंती भी मौजूद थीं। आदित्य डॉक्यूमेंट लेकर गुरुकुल जाता है। कन्हैया से पूछता है, बाप वापस लेने आया तो क्यों नहीं दिया? कन्हैया कहता है, हालात वैसे नहीं थे जैसा तू सोच रहा है, और बड़ा होने के बाद नहीं बताया क्योंकि तेरे ऊपर बुरा असर पड़ता। कन्हैया उसे गुरुकुल में रुकने कहता है, लेकिन आदित्य चला जाता है। गंगा किनारे बैठा होता है कि लिलोतिया आती है और बताती है, तेरे बाप को तेरे से छीना गया था। फिर वो जगह दिखाती है जहां लाश गाड़ी गई थी। आदित्य मिट्टी खोदता है, कंकाल मिलता है, डीएनए टेस्ट के लिए भेजता है। नौका पर लौटते वक्त सुहासिनी तारकेश्वर को फोन करती है। सोलर पैनल की लाइट काम नहीं कर रही। तारकेश्वर कहता है, आज नहीं आ पाएगा, लेकिन मूसा वाकर से मिलकर नया प्लान बनाता है। तारकेश्वर के साथ सोलर पैनल कंपनी के आदमी बनकर गुरुकुल में घुसते हैं। सबकी नजर बचाकर सुहासिनी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके सोलर पैनल के ट्रक में छिपाकर अगवा कर लेते हैं। शंकर और कन्हैया सीसीटीवी से समझ जाते हैं सुहासिनी का अपहरण हो गया है। वासुदेव सड़कों पर चेकिंग बिठाता है, लेकिन देर हो चुकी है। कन्हैया की एक ही चिंता है, सुहासिनी को वक्त पर दवाई नहीं मिली तो हालत बिगड़ जाएगी। वाकर सुहासिनी की बीमार हालत का वीडियो बनाकर कन्हैया को भेजता है, जल्दी सारा पैसा वापस करो वरना ना दवाई मिलेगी न सुहासिनी वापस। कन्हैया असमंजस में पड़ जाता है। आदित्य को डीएनए रिपोर्ट मिल जाती है, कंकाल उसके बाप का ही है। वासुदेव आकर बताता है, सुहासिनी का अपहरण हो गया है, गुरुकुल की हालत खराब है। आदित्य कहता है, कन्हैया ने तो मुझे खुद कुछ बताया नहीं, उसे अपने गुरु से गिला है। फिर बताता है, पारवीन के कातिल कस्तूरी को मैंने गुरुकुल में देखा है कन्हैया के पैर छूते हुए। वाकर आदित्य को बुलाता है। कन्हैया फोन करता है, समझ जाता है कि आदित्य वाकर और प्रशांत के साथ है। लाउडस्पीकर पर रखवाता है। 30 साल बाद वाकर और कन्हैया की सीधी बात होती है। वाकर धमकी देता है, तेरा गुरुकुल कोचिंग सेंटर सब तबाह कर दूंगा। कन्हैया कहता है, सरकार के हर विभाग में मेरे लोग हैं, तेरे आसपास के लोगों में भी, तू मुझे तबाह नहीं कर सकता। सौदा तय होता है, पैसों के बदले सुहासिनी। आदित्य को जिम्मेदारी मिलती है। कस्तूरी पैसों का ट्रक लेकर और शंकर एम्बुलेंस लेकर तैयार होते हैं। सुहासिनी को एक बागबानी बंगले में रखा गया था। शंकर पहुंचता है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जाता। पहले पैसा फिर सुहासिनी। शंकर गुजारिश करता है, कम से कम दवाई तो अंदर पहुंचा दो, लेकिन आदित्य के मन में गुरु के प्रति जो गुस्सा जमा है वो दवाई नहीं ले जाता। अंदर जाकर जब सुहासिनी की हालत देखता है और नर्स बताती है कि दवाई न मिली तो बचेगी नहीं, तब आदित्य गोली मारकर अलमारी का ताला तोड़ता है और नर्स को दवाई देने कहता है। वाकर फोन करके भड़कता है। आदित्य कहता है, मर जाती तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलते। कस्तूरी पैसों का ट्रक लेकर एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा होता है। मूसा आता है बदला लेने, लेकिन ड्राइवर सीट खाली है। पिछला दरवाजा खोलता है तो मुर्गियां उड़कर बाहर आती हैं। उसी पल कस्तूरी आकर मूसा के गले पर छुरी रख देता है। सुहासिनी कन्हैया से बात करती है, मैं ठीक हूँ। पैसे गिने जाते हैं। फिर सुहासिनी को शंकर के हवाले किया जाता है। दवाई से हालत सुधरती है और वो चलकर एम्बुलेंस में बैठती है। लेकिन ठीक तभी भयानक हादसा होता है। वासुदेव पुलिस लेकर आता है और पैसों का ट्रक घेर लेता है। आदित्य मौका देखकर भाग जाता है। फिर सड़क किनारे से ट्रक के इंजन पर गोली चलाता है। ट्रक में विस्फोट होता है, पैसे जलकर राख। लेकिन उसे नहीं पता था, ट्रक के ठीक पीछे शंकर सुहासिनी को एम्बुलेंस में लेकर लौट रहा था। विस्फोट की चपेट में एम्बुलेंस आ जाती है। सुहासिनी और शंकर दोनों की मौत हो जाती है। ठीक उसी वक्त गुरुकुल में मधु के मां बनने की खुशी का जश्न चल रहा था। वासुदेव सुहासिनी और शंकर के शव लेकर पहुंचता है। खुशी पल भर में मातम में बदल जाती है। आदित्य समझ जाता है इस मौत का जिम्मेदार वो खुद है। मधु को फोन करके कहता है, जल्दी बिहार छोड़ दो। लेकिन मधु कहती है, मैं गुरुकुल में हूं और कन्हैया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कन्हैया ने मधु को बताया था कि आदित्य का कागज जलाने के बाद 107 नंबर की जगह उसने खाली रखी है, आदित्य के आने वाले बच्चे के लिए। नाम भी सोच रखा है। आदित्य कस्तूरी से पूरा सच जानता है। बाप की हत्या और पारवीन की मौत दोनों कस्तूरी ने की, कन्हैया ने नहीं। लेकिन कन्हैया ने कस्तूरी को सजा नहीं दी, यही बात आदित्य को खटकती है। कस्तूरी अपनी पीठ दिखाता है, जख्मों के निशान। हर गलती पर कन्हैया ने उसे सजा दी है। लेकिन सुहासिनी और शंकर की मौत से आदित्य और कन्हैया के बीच गहरी खाई बन जाती है। मधु भी जानती है कि जिम्मेदार आदित्य ही है, वो भी उसके पास लौटने से इनकार करती है। प्रशांत कहता है, पैसा जल गया तो अच्छा ही हुआ, कन्हैया की ताकत भी कम हुई।
सत्ता की लड़ाई में हमेशा हथियारों या बाहुबल की जरूरत नहीं होती, बुद्धि के बल पर भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। कन्हैया इसकी जीती जागती मिसाल है। शून्य से शुरू करके बिहार में बैठकर अपनी मेधा के दम पर उसने पूरी दिल्ली में सत्ता का जाल बिछा दिया। तो क्या आदित्य और कन्हैया की गलतफहमी दूर होगी? पैसे के बिना क्या कन्हैया अपने 30 साल से तैयार किए लोगों के दम पर प्रशांत और वाकर को हरा पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए संकल्प सीजन 2 का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार। शुक्रिया।